फ्रेंड्स, आज ही क्लास में ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट पहले करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है हमसे कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत भी 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत भी कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पुराना जो पार्ट है हिमालय का वो हो जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है महान हिमालय। ठीक है, फिर आ जाता है मध्य हिमालय और लास्ट नंबर पे आ जाता है शिवालिक हिमालय। मतलब जो सबसे यंग पार्ट हिमालय का, जो सबसे न्यू पार्ट है वो है हमारा शिवालिक हिमालय। तो नंबर 1 पे आ जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आता है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन में चारों नाम हैं, मतलब हिमालय के जितने भी पार्ट हैं वो चारों मैंने ऑप्शन में डाल दिए हैं, जिससे कि आप अच्छे प्रकार से उनको याद कर पाओ। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे ऊंचा भाग। तो हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंचा भाग है वो है हमारा महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसी पार्ट पर क्या है, इसी भाग पर है हमारी सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी महान हिमालय पर ही स्थित है। और जो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की वो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और इसकी जो लंबाई, मतलब जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.86 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी? 8,848.86 मीटर। इतनी ऊंची ये चोटी है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो महान हिमालय है ये क्या होता है? सबसे ऊंचा भाग है हिमालय पर्वत का, ये सबसे ऊंचा भाग है। इसलिए क्या होता है, ये बर्फ से ढका रहता है। सबसे ऊंचा होने के कारण ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो जब इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, हिमाद्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछ लिया जाए कि हिमाद्री किसे कहा जाता है तो हिमाद्री किसको किसको कहा जाता है? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय को। ठीक है दोस्तों, और अब देख लेते हैं इसका विस्तार, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये इंडस जोर्ज से लेकर दिहांग जोर्ज तक फैला हुआ है। कहाँ तक? इंडस जोर्ज से लेकर और दिहांग जोर्ज तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का जो सिंध वाला प्रांत है वहाँ से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश का जो दिहांग महाखंड है वहाँ तक फैला है। तो ये सिंधु महाखंड से लेकर दिहांग महाखंड तक फैला है। महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो महान हिमालय का विस्तार इंडस जोर्ज से लेकर दिहांग जोर्ज तक है। ठीक है, तो समझ गए आप इस बारे में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग, तो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा भाग हो जाता है महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पर लर्न कर लिए हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि एक एक क्वेश्चन सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, एक तो आप ये देख लीजिए कि महान हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है। तो ये बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, मतलब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इंडस जोर्ज से लेकर दिहांग जोर्ज तक, मतलब जो पाकिस्तान का सिंध वाला प्रांत है, मतलब सिंध प्रांत है, वहाँ से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, दिहांग जोर्ज तक फैला हुआ है। और इस पर ही सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और
नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। तो देखो हमने यहाँ से कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते जाना, और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हमारे लिए न्यू जानकारी है तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम ये पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मैं भी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि जो महान हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो जो महान हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इस बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। ठीक है। जो नामचा बारबा है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बारबा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नाग टिब्बा माहबार ये पड़ जाता है आपका विंध्याचल पर्वतमाला में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? हमसे पूछा है कि जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोड़दार पर्वत फोल्डिंग माउंटेन के उदाहरण क्या हैं? मतलब इनमें से कौन सा पर्वत फोल्डिंग माउंटेन या जिसको मोड़दार पर्वत कहते हैं उसका कौन सा उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, मोड़दार पर्वत का जो निर्माण होता है वो होता है, जो प्लेटें होती हैं हमारी दुर्बलता मंडल के अंदर, जो धरती मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर की नीचाई पर जाने के बाद क्या होता है? दुर्बलता मंडल होता है। तो वहाँ पर क्या होती है? रेडियोधर्मी तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है। वहाँ पर हमेशा जितने भी मतलब नीचे का टेम्परेचर जो होता है लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है? 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और यहीं पर ही रेडियो धर्मी किरणें भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो जब वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है तो जो कुछ भी वहाँ पर होता है, जो कुछ भी पृथ्वी के अंदर चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती हैं? वो पिघलने लगती हैं। और पिघलने के बाद धीरे धीरे क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। ठीक है। और जब वो मैग्मा मतलब प्रेशर बनता है तो क्या होता है? जो प्लेटें होती हैं, मैग्मा प्रेशर लगाता है और प्लेटों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? मतलब जो पार्ट होता है धरती का वो ऊपर उठने लगता है। तो उससे ही किसका निर्माण होता है? उससे ही वलित पर्वत, जिसको मोड़दार पर्वत या जिसको फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। मतलब ऐसे उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वो लावा प्लेटों पर प्रेशर लगाता है तो धीरे धीरे ऐसे करके वो ऊपर की उठने लगता है। वहाँ का जो भाग होता है इस तरह ऊपर की तरफ ऐसे उठने लगता है। ठीक है। तो आप देखते जा रहे हैं ये क्या बन रहा है? मोड़दार, वलित, ये फोल्ड पड़ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, जब वो भाग ऐसे ऐसे ऊपर उठता जाता है तो इससे ही किसका निर्माण होता है? इससे ही फोल्डिंग माउंटेन, जिसको मोड़दार पर्वत कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो जो अब हमसे यहाँ क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भी कैसा है? फोल्डिंग माउंटेन है। अब हमारे जो हिमालय है उसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या होता जा रहा है भाई, प्लेटें टकराती हैं और भाग ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। सेकंड नंबर पर है रॉकीज माउंटेन। ये भी मोड़दार पर्वत है। और ये कहाँ स्थित है? जो रॉकीज माउंटेन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में। और जो ये एंडीज पर्वत है ये साउथ अमेरिका में स्थित है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा, ये सभी।
हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? फोल्डिंग माउंटेन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपशिष्ट पर्वत, जिसको इंग्लिश में रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, के उदाहरण हैं। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपशिष्ट होता क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इसको इस तरह से समझिए, जैसे कटाव होता है ना, जैसे मिट्टी का कटाव होता है भाई, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होकर तो वहाँ की जो धरती होती है वो कैसे फ्लैट हो जाती है, समतल हो जाती है। इसी तरह पर्वतों का भी कटाव होता है, ठीक है। तो जो पर्वत बहुत पुराने हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होने लगता है, उनका कटाव होने लगता है। तो वो ऊपर से मतलब उनकी चोटी ना रहकर वो एक तरह से थोड़ा फ्लैट शेप में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका अपर्दन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पर्वतों को ही क्या कहा जाता है? ऐसे पर्वतों को ही अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। समझ गए आप इसके बारे में कि जो अपशिष्ट पर्वत का जो निर्माण होता है वो मुख्य पर्वतों के कटाव के कारण, अपर्दन के कारण होता है। और सब हमारा जो अरावली पर्वत है वो कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो आप समझ गए अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? जब मुख्य पर्वत होता है और काफ़ी समय बाद उसका धीरे धीरे क्या होता है? इरोजन होता जाता है, उसका कटाव होता जाता है, तो वो कैसा पर्वत बन जाता है? अपशिष्ट पर्वत बन जाता है, रेजिडुअल माउंटेन बन जाता है। तो जो अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर जो स्थित है, वो हमारा कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी मुख्य रेखा अलग करती है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय के 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद होगा महान हिमालय हमारा, ये महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के बाद हमारा आता है मध्य हिमालय, ठीक है दोस्तों, क्या आता है? मध्य हिमालय। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है हमारा शिवालिक। ये 4 पार्ट हो गए हमारे किसके? पर्वत हिमालय के, ठीक है। अब हमसे पूछा है ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय ये मिडिल हिमालय। तो इन दोनों को कौन सी मुख्य रेखा अलग करती है? क्या पूछा है कि इन दोनों को, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को, कौन सी मुख्य रेखा अलग करती है? तो कौन सी मुख्य रेखा अलग करती है इनको? MCT। कौन सी करती है दोस्तों? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मुख्य केंद्रीय दरार, ठीक है। मेन से मुख्य, सेंट्रल से केंद्रीय और थ्रस्ट से दरार, तो MCT। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी मुख्य रेखा अलग करती है? MCT। और अगर पूछ लिया जाए कि मध्य हिमालय और शिवालिक को, ठीक है, कि मध्य हिमालय और शिवालिक, शिवालिक मतलब जो सबसे लास्ट वाला, जो न्यू पार्ट है हिमालय का सबसे, उनको कौन अलग करती है? तो उनको अलग करती है MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड, जिसको कहते हैं मुख्य सीमा दरार, ठीक है। और अगर ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन सी दरार अलग, तो इसको करता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है ना हमारा, ठीक है, सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के जब मतलब दिहांग रिवर तक, क्योंकि अरुणाचल ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर दिहांग बोला जाता है, वो वाला क्षेत्र। तो ITSZ, तो जो ये ITSZ है ये किसको अलग करता है? ये ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है। तो हमने चारों, अब मतलब हमने ये भी जान लिया कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है, और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था दोस्तों ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो B नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT मुख्य केंद्रीय दरार अलग करती है। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरह से।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं ना तो मतलब एक हौसला बढ़ता है, एक हिम्मत बढ़ती है, अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए जो पानी के अंदर स्थित है। ठीक है, ऐसी पर्वत श्रृंखला बतानी है जो पानी के अंदर स्थित होती है, मतलब चारों तरफ पानी होता है और पानी के बीच में पर्वत श्रृंखला। केवल एक पर्वत के बारे में नहीं पूछा गया, पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। श्रृंखला में बहुत सारे पर्वत आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसको पहाड़ी कहेंगे? नहीं, पहाड़ी तो नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि पर्वत और पहाड़ी में अंतर पता है आपको, कि पर्वत किसको कहते हैं और पहाड़ी किसको कहते हैं? चलिए अब देख लेते हैं कि पर्वत किसको कहते हैं और पहाड़ी किसको कहते हैं, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझना आप ध्यान से। जिस जिस पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी वो तो होगा, उसको तो हम कहेंगे क्या? पर्वत, माउंटेन। और जिसकी 600 मीटर से कम होती है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में कि पर्वत क्या होता है? जिसकी ऊंचाई जो होती है वो 600 मीटर से ज़्यादा होती है। और पहाड़ी क्या होती है? जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है, तो वो होती है हमारी पहाड़ी। तो यहाँ पर आप पहाड़ी के बारे में जान गए कि 600 मीटर से जो कम होगा वो पहाड़ी। घाटी आप जानती हैं कि दो पर्वत या दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, जो ऐसी पर्वत श्रृंखला जो पानी के अंदर है उसको बोलते हैं कटक। ठीक है दोस्तों, एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एक क्या है? एक पर्वत श्रृंखला, मतलब जो लगातार होती है, इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला है और उसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, और ये पानी के बीच में स्थित है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कटक या रिज। ठीक है, समझ गए आप इसके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि निम्नलिखित में गलत जोड़ा पहचानिए। गलत की पहचान करनी है। कुछ मुख्य चोटियाँ दी गई हैं और स्थान, मतलब ये चोटियों के नाम दिए गए हैं और स्थान का नाम दिया गया है कि ये चोटी कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट नंबर पर आ जाती है दोस्तों नामचा बारबा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड है दोस्तों हमारा अरावली, तो अरावली राजस्थान में स्थित है। ये भी बिल्कुल जोड़ा हमारा सही है। विंध्याचल, जो विंध्याचल है वो उत्तर प्रदेश में है। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि विंध्याचल का जो मेन पार्ट है वैसे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है और बिहार में भी है, लेकिन मेनली ये मध्य प्रदेश में है और अन्नामलाई केरल में है। तो ये तो सभी सही हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेते हैं, गलत की जगह लिख लेते हैं कि सही जोड़ा पहचानिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा पहचानिए। कि नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान में है, ठीक है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है, हाँ इसका कुछ पार्ट मतलब उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मेनली ये मध्य प्रदेश में है। और अन्नामलाई केरल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, मतलब ये सब सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बस हमें क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस हमें गलत की जगह लिख देना है सही, कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा पहचानिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों हमसे कि जो तमिलनाडु है उसकी प्रमुख पहाड़ी कौन सी है। तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी है जवादी पहाड़ी। तो आंसर हमें मिल गया, क्योंकि जो जवादी पहाड़ी है वो हमारी तमिलनाडु में स्थित है। जवादी, सेवरोय, ठीक है, जवादी, सेवरोय, ये सब कहाँ है? ये तमिलनाडु की पहाड़ी है। सेवरोय ये किसकी पहाड़ी है? तमिलनाडु की। सेकंड नंबर पर देखते हैं दोस्तों महाबलेश्वर। तो जो महाबलेश्वर है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ये सब हमें साथ के साथ याद करते चलना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। एक
रजिस्टर और पेन लेकर बैठे आप, और जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको साथ के साथ नोट करते जाएं। ठीक है, तो महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पर है हमारा नल्ला मल्ला। तो नल्ला मल्ला है ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? तो ये नल्ला मल्ला पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और जो नीलगिरी पर्वत है ना उसके विस्तार को ही आंध्र प्रदेश में क्या क्या कहते हैं? नल्ला मल्ला कहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रमुखी पहाड़ी है, जो हमारी केंद्रमुखी पहाड़ी है, तो केंद्रमुखी पहाड़ी हमारी कर्नाटक में है। तो समझ गए आप चारों ऑप्शन को अच्छी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कि महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। नल्ला मल्ला कहाँ पर है? नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में। केंद्रमुखी कर्नाटक में। हमसे पूछा है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ी है हमारी जवादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये। फिर आप उसके बाद कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों कहाँ इसके बारे में बात की गई है? नीलगिरी पर्वत के बारे में। तो थोड़ा सा नीलगिरी पर्वत के बारे में जान लेते हैं, कि जो नीलगिरी पर्वत है उसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर दोस्तों? केरल, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है, तो कर्नाटक, केरल और कहाँ पर? तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारे तीनों स्टेट हो गए। और यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक पर्वत है। तो इस पर्वत को क्या नाम दिया गया है? नीलगिरी पर्वत। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? नीलगिरी पर्वत। अब इसको नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी नाम ही क्यों दिया गया है? क्योंकि इस पर्वत पर क्या है कि नील कुरंजी के फूल खिलते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, नीला नीला हो जाता है पूरा पर्वत जिस टाइम ये फूल खिलते हैं, लेकिन ये फूल 12 साल में एक बार खिलते हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस पर्वत को क्या नाम दिया गया है? नीलगिरी पर्वत। और ये त्रिक बिंदु, ये एक त्रिक बिंदु है। जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत क्या है? एक त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु क्यों है भैया? देखो तीनों स्टेट की बॉर्डर पर है ये, यहाँ से कर्नाटक, यहाँ से केरल और यहाँ से तमिलनाडु। तो जहाँ पर तीनों स्टेट मिलते हैं वहाँ पर ये पर्वत है, इसलिए इसको त्रिक बिंदु भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखो ये क्या करता है, इधर ये क्या है हमारा? पश्चिम घाट, और इधर क्या है? ये पूर्वी घाट है। भैया में हमारा ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। तो ये दोनों घाट को आपस में मिलाता है। देखो इधर से तो तमिलनाडु और इधर से केरल और कर्नाटक, तो ये पश्चिम घाट और पूर्व घाट को मिलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? डोडा बेटा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है डोडा बेटा। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों डोडा बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।